गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करें चैप्टर। अरे अरे अरे, चैप्टर शुरू नहीं करना है, चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है ना, शुरू हो चुका है। जल्दी से बताओ एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड। और ले लो। बीच बीच में बोल बीच बीच में बोल भी दिया किसी ने। अरे सब्जी मंडी बनाने नहीं बोला, इज्जत के साथ। द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड, और वी कैन से दैट द टोटल एक्सपेंडिचर बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना, किस पर? ऑन द परचेज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और ज्यादा कोई भूमिका ना बनाते हुए जल्दी से ये बता दो कि एडी के कितने बच्चे होते हैं फोर सेक्टर मॉडल में। एडी इज इक्वल टू सी प्लस। ठीक है, अच्छा। पड़ोसियों को ऐसे लगेगा आज नोटबंदी हो गई है शायद। सी फॉर सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट पार्टी का होता है। किसका होता है? आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी प्राइवेट पार्टी का होता है। और गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो चाहे कंजप्शन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वो हम किस में कंसीडर कर लेते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ही, सिंगल हेडिंग में दोनों ही खर्चे कवर कर लेते हैं। और फाइनली जो फिरंगी लोग होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे खर्च करते हैं, तो उसको हम लेते हैं नेट बेसिस पे, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट भी माइनस इंपोर्ट। मैंने बोला नेट एक्सपोर्ट लेते हैं, अभी बोलो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलो एक बार बताओ, कल कितने फॉर्मूले देखे थे हमने? 7 देखे थे कि 8? चलो पहला वापस से 8। AD is equal to C plus I plus G plus X minus N. One more time, C plus I plus G plus। ऐसा टू सेक्टर मॉडल में होता है, फोर सेक्टर मॉडल में होता है। अच्छा, फिर टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? AD is equal to C plus। अच्छा, फिर थर्ड वाला फॉर्मूला बताओ। और अगर अपने को नेट इंपोर्ट निकालनी हो तो? 4 हो गए। पांचवा फॉर्मूला कौन सा था? चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 5 हो गए। 6, एस इज इक्वल टू वाई, और वाई इज इक्वल टू क्या होता है? वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, और वाई इज इक्वल टू क्या भी होता है? ए एस होता है। और इन दोनों के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आगे बच्चों यहाँ पे आ जाओ। एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल में हमने देखा था, जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जो क्या होता है, खर्चा होता है, उसे ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ हमें क्या करना है? सर्वाइवल करना है, तो दैट्स वाई ये खर्चा आपको करना पड़ेगा। इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, दैट्स वाई इनकम शूट होती है। जो इनकम की लाइन शूट होती है वो ओरिजिन से शूट होती है, और एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। वाई 45 डिग्री? बिकॉज कांस्टेंट रेट से क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। As the income increases, the consumption also increases because the consumption is directly related to the income, or we can say that it is depend, yeah, it depends upon the level of income, level of disposable income, because level of disposable income also depends on level of income। ठीक है ना, ultimately income increases, consumption also increases, income decreases, then consumption also decreases, है ना। बट एक टाइप का कंजप्शन होता है विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम, विच इज कॉल्ड एज autonomous consumption। and how can we denote autonomous consumption? C bar, है ना, it is symbolized through C bar। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बच्चों क्या होती है? ऑटोनोमस यहाँ पे assumptions है कि वो सब लेवल पे क्या ही रहेगी, किसी भी लेवल पे, चाहे वो इनकम का कुछ भी लेवल हो देश की, वो क्या ही रहने वाली है? सेम रहने वाली है।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेंगे करेंगे और ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती है। हालांकि इसमें इनकंसिस्टेंसी था, आज उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और फाइनली टू सेक्टर मॉडल में एडी इज इक्वल टू सी प्लस, कंजप्शन आपके सामने है, इन्वेस्टमेंट आपके सामने है, आप उसे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे तो एडी आ जाएगा। ठीक है ना। उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बिना देखे आप बता सकते हो, है ना, कैसे कैसे किसका डायग्राम कैसे बनेगा। वेरी गुड। हाँ जी, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इनकम। इन्वेस्टमेंट का कर्व बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज वो सेम है, हर एक लेवल ऑफ इनकम पर वो सेम ही होनी है। अच्छा मेरे को ये बताओ, इनकम की लाइन कहाँ से जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन कहाँ से जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई की लाइन वो कोइंसाइड करेगी, मतलब इनकम की लाइन और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन एक ही होती है, बिकॉज अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि AS इज इक्वल टू वाई होता है, वो हमने कल भी प्रूव किया था कैसे होता है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ, एग्रीगेट, चलो कंजप्शन की होता है, कंजप्शन की लाइन कहाँ से जाएगी और कैसे जाएगी। वाई एक्सिस से जाएगी और अपवर्ड शूटिंग होगी। वाई एक्सिस से क्यों चालू हो रही है, कृष्णा इधर देख, मेरी आंखों में देख। हाँ सुनो सुन लो, डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंजप्शन की लाइन कहां से स्टार्ट होगी, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी और अपवर्ड शूटिंग होगी। अपवर्ड शूटिंग क्यों होगी और वाई एक्सिस से ही क्यों स्टार्ट होगी। वाई एक्सिस से तो इसलिए स्टार्ट हो रही है बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वी हैव टू एक्सपेंड सम ऑफ द अमाउंट, ठीक है ना, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, है ना। एंड वो अपवर्ड शूटिंग क्यों होगी, बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्रीगेट डिमांड लाइन। हाँ, एग्रीगेट डिमांड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड above the or below the above the consumption line, and it is parallel to the consumption line. Why parallel, because the gap between aggregate demand and consumption is investment, and we also know that investment is autonomous which remains constant at every level of income. अगर वो गैप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो जो दोनों लाइनें चल रही है वो क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। ये सुनो, इसकी बात कर रहा हूँ, इतनी देर से जो गाने गा रहा हूँ मैं, ये गा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने बच्चों जो यहाँ पे लिखे हैं वो कवर कर लिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एक इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे सप्लायर, है ना, सारे के सारे कितनी मनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर रिलीज करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं कि मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं, मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं। मनी वैल्यू किसको शो करती है, कॉस्ट को कि मार्केट प्राइस को, कॉस्ट को, है ना। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेएम कीन्स द एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम फॉर, ठीक है ना। अगर आप कोई फैक्ट्री हो और आप क्या करते हो, आने वाले टाइम में कोई एक एक्स अमाउंट के गुड्स रिलीज करना चाहते हो मार्केट में, तो इसका मतलब आपका वो खर्चा होने वाला है आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में जब वो आपका खर्चा होएगा तो किसी ना किसी का तो इकोनॉमी के अंदर क्या होएगी, वो इनकम होएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम के इक्वल होती है। दैट इज AS इज इक्वल टू वाई, और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S। यानी कि इनकम को हम या तो कंज्यूम कर सकते हैं या तो y की जगह में अगर AS को रख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज अभी हमने देखा कि AS इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है। तो फाइनली वी कैन से दैट AS इज इक्वल टू C प्लस S। कोई डाउट, आगे चले क्या। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते किसकी, AS की। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये देखो, इनकम है बच्चों कितनी, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजप्शन कितना है, 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। ये सेम जैसे ऊपर कंजप्शन मैंने लिया था, इनकम ली थी, वैसे लिया है, ठीक है। वापस से, हाँ भाई इधर देख, इनकम कितनी है, 0, खर्चा फिर भी हो रहा है, खर्चा फिर भी हो रहा है, कहां से आएगा ये खर्चा, तो सेविंग ये माइनस में क्यों आ रही है, बिकॉज हमने पास्ट सेविंग को अपनी क्या किया होगा, यूज किया होगा। अच्छा आपको पता है क्या, y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S। मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है,
इनकम दी हुई है और कंजप्शन दिया हुआ है। क्या मैं सेविंग निकाल सकता हूँ क्या? कैसे निकालेंगे? S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। निकाल के दिखाओ जल्दी से। अरे कॉपी पे निकाल के दिखाओ, ऐसे क्या हाथ बांध के बैठे? कॉपी पे निकाल निकाल के दिखाओ। हाँ बोलो ना, अरे कॉपी पे निकाल लो ना यार। लिख लो इन, चार कॉलम बना लो वहां पे। पहले कॉलम में लिख लो इनकम, दूसरे में कंजप्शन, तीसरे में सेविंग और चौथे में एएस। मजदूरी करा रहा हूं आपसे बिना फालतू में। और ना मत बोलना बच्चों की ये निकला नहीं है ना, वरना भी बराबर में से चौथी क्लास के बच्चों को बुला लूंगा। हाँ हर एक लेवल पे, क्योंकि कुछ नहीं करना है, वो माइनस करना है, सेविंग निकालनी है। इक्वेशन बना के भी तो बताइए अभी। अरे क्या इक्वेशन है यार, मतलब 12th में आ गए तो स्टैंडर्ड तरीके से बोल रहे इक्वेशन। छोटे बच्चे ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करते हैं उन्हें। चलो बताओ, पहले लेवल पे सेविंग कितनी है? -40। दूसरे लेवल पे -20। तीसरे लेवल पे आपको पता है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे C इज इक्वल टू वाई हो रहा है और S इज इक्वल टू 0। सेविंग 0 आ गई ना? हाँ बोलो। अच्छा अगले लेवल पे, अब ये सेविंग 20 रुपए की आनी क्यों चालू हो गई? कमा 300 रुपए रहे हैं और खर्च कितने कर रहे हैं? 200। तो 20 रुपए क्या कर रहे होंगे? सेव कर रहे होंगे, या अभी खाते ही जाओगे बस? ठीक है ना? भूख शांत हो गई है, लग रही है अभी भी? शांत हो गई। आगे आगे नेक्स्ट देखना। हाँ बोल दो। अच्छा मुझे ये बताओ, ए एस इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस एस। ए एस इज इक्वल टू वाई भी होता है और ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है। अगर मैं तुम्हें ए एस निकालने बोलूं तो बता सकते हो कितना आएगा ए एस? ए एस कितना आएगा? हाँ पहले में 0, दूसरे में 100, फिर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाने का। ए एस इज इक्वल टू वाई होता है ना? ए एस इज इक्वल टू वाई होता है ना? तो छाप दो ना ये वाली टेबल, या तो सीधा सीधा यही छाप दो क्योंकि इसके इक्वल होती है, या उनको प्लस कर लो। करोगे ना? प्लस करो ना। 40 प्लस -40 करो, 120 प्लस -20 करो, 200 प्लस 0, 280 प्लस 20। मैंने बोला था ना आपको कि मैं मजदूरी करा रहा हूँ आपको, और मजदूरी कराई मैंने आपसे। ठीक है ना? कुछ नहीं होता बच्चों, ए एस इज इक्वल टू क्या होता है? वाई होता है या सी प्लस एस होता है, मर्जी आपकी कैसे भी निकाल लो। मैंने ऊपर लिखा हुआ है ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, लेकिन अगर मैं सी प्लस एस को हटा करके अगर वाई भी लिख दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपने। ठीक है ना? आगे चल सकते हैं क्या? ये देखना, ये मैंने ऑलरेडी आपको बना के बताया। नहीं अभी रह रहा है, इसमें एक चीज रह रही है, चलो बना के दिखाता हूँ। अब ध्यान से सुनना, बस कुछ नहीं है, मैं वैसे बता चुका हूँ आपको, लेकिन उसमें एक कर्व और एक्स्ट्रा है। भैया क्या बना रहे हो आप? एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। आज से पहले तो नहीं बनाया, ऐसी ये नीचे लाइन फालतू में छोड़ दी। ऐसे तो होशियार हो। ठीक है ना? चलो, इनकम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, आप, मैं आपकी सुनता भी तो हूँ तो आप कह भी सकते हो। ठीक है ना? आपको इतना अधिकार है। अगर मैं आपको सुना सकता हूँ तो आप भी मेरे को बोल सकते हो। ठीक है ना? बिकॉज हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच में है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे आकर के आस्था चैनल सुना करके चला जाऊँ। ठीक है ना? आपको भी उतना ही हक है जितना मेरे को बोलने का है। बस लैंग्वेज सही हो, कहने का तरीका सही हो। ठीक है ना? आगे बच्चों, क्योंकि अगर हम भी रेस्पेक्ट करते हैं आपकी तो, और ये सिंपल सी बात है, अगर किसी सामने वाले की रेस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला भी करेगा। है ना? और न्यूटन ने पहले ही बोला है, एवरी एवरी एक्शन है था। बिल्कुल ठीक है ना? तो और हमेशा से तुम्हें पता ही है, अपन लोग एक थ्योरी पे काम करते हैं कि जैसा हम सोसाइटी को देते हैं वैसे हमें मल्टीप्लाई होके मिलता है। ठीक है ना?
ऐसे मिलता है ना मल्टीप्लाई होकर के, मिलता है ना? हाँ चलो इधर बच्चों, अगर मैं सुनो सारे कर्व ना अभी एक ही उसमें बना दूंगा मैं। अब ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? एक तो एग्रीगेट डिमांड को ड्रॉ करेंगे हम, कंजप्शन को ड्रॉ करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ करेंगे, सेविंग को ड्रॉ करेंगे और एएस को भी ड्रॉ कर लेंगे। चलो सारे कर्व आ जाएंगे। दो कर्व को तो अभी निपटा देता हूं। कर दूं क्या शुरू? किसको? y इज इक्वल टू ए एस, भारत माता की 45 डिग्री, y इज इक्वल टू ए एस। कोई शक तो नहीं है आपको? इन्वेस्टमेंट की लाइन बताना कहां से जाएगी? इन्वेस्टमेंट की लाइन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसे बना दूं कोई प्रॉब्लम है? ये आई बार हो गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया। कंजप्शन की लाइन बताना मेरे को कहां से जाएगी? यहां से जाएगी कहीं से, ठीक है ना? कहीं से भी जा सकती है, मतलब नीचे से ले लो चाहे ऊपर से ले लो, ऐसे जाएगी कंजप्शन की लाइन। ये कहीं ना कहीं किसको इंटरसेक्ट करके जाएगी? इनकम की लाइन को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। ये पॉइंट कौन सा होता है सारे बच्चों को पता है? वेरी गुड, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे बच्चों क्या होता है? C इज इक्वल टू वाई या S इज इक्वल टू 0, सेविंग इज इक्वल टू 0। ख्याल रखना है ना, अभी काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल करके आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि रिपीट चल रहा है, कभी एकदम से नया पॉइंट आएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडी की लाइन अगर अपने को बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? एडी की लाइन कहां से जाएगी बच्चों? कंजप्शन की लाइन से ऊपर जाएगी और पैरेलल रहेगी किसके? कंजप्शन की लाइन के। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं क्या? और थोड़ी बड़ी कर दूं एडी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये गैप बच्चों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और ये गैप किसका है? आई बार का है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों किसकी? सेविंग की। अब सेविंग का कर्व बनाने के लिए थोड़ी खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए, थोड़ा समझना पड़ेगा। वो ऐसे ही मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के नहीं बनेगा कि हम बस ऐसे ही हमने बना दिया, कि कुछ भी हमने सोचा समझा नहीं और बना दिया। उसको बनाने का एक बोलते हैं ना तमीज होनी चाहिए, और या थोड़ा सा अगर हाँ, लहजा होना चाहिए, या अगर शायरी की लैंग्वेज में बोलोगे तो उसके लिए एक सहूर होना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल। ए सरूर बनाऊं क्या? सुनो, एक बात बता सकते हो बच्चों, ये गैप नजर आ रहा है आपको? ये गैप नजर आ रहा है आपको? ये गैप नजर आ रहा है आपको? ये किस चीज का गैप है? कौन सा कंजप्शन? वेरी गुड, ऑटोनोमस कंजप्शन। कौन सा कंजप्शन? क्या मैं इसको सी बार बोल सकता हूं? मुझे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर बताना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जितना कंजप्शन था, सेविंग उतना ही माइनस में थी, क्योंकि जो खर्चा करोगे वो सेविंग में से करोगे, और सेविंग उतना ही किस में होगी? माइनस में होगी। तो इसका मतलब मेरे को एक बात तो समझ में आती है, जितना कंजप्शन का कर्व पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, जितने इंटरसेप्ट पे, इंटरसेप्ट समझते हो, जितने गैप पे कंजप्शन कर्व पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, सेविंग का कर्व नेगेटिव एक्सिस से उतना ही इंटरसेप्ट बनाएगा। नहीं समझा? जितना ये कर्व कंजप्शन का कर्व जितना ऊपर से उठा है, उतना सेविंग का कर्व नीचे से उठेगा। यानी कि सेविंग के कर्व की जो वो है ना, जो ओरिजिन पॉइंट है, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमें समझ में आता है वो कहां से होएगा। जितना गैप ये ऊपर है बच्चों, उतना ही गैप अपन लोगों को कहां पे लेना पड़ेगा? नीचे लेना पड़ेगा। यानी कि ये जो सेविंग का कर्व है वो यहां से स्टार्ट होगा, और ये गैप, इस गैप को मैं माइनस सी बार बोल दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? अच्छा, अब आप देख रहे होंगे उधर, आपने टेबल में भी देखा होगा बच्चों, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सेविंग क्या होती जा रही है? कम नहीं होती जा रही, बढ़ती जा रही है। बिकॉज वो -40 से -20 होना भी कम होना नहीं है, बढ़ना है। बिकॉज माइनस का नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। ठीक है ना? और धीरे धीरे हम फिर वो सेविंग जीरो आ गई बच्चों, 20, 40, 60, 80। एक बात समझना बच्चों, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती,
और बहुत सारे लेवल पे मैंने देखा है, कई बार टीचर भी इसको उड़ा देते हैं, है ना, लेकिन आप इसको समझोगे तो इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, कभी दिमाग में से निकल भी नहीं पाएगा आपके। मैंने कहीं तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट बनाया है, दिखाया है इस डायग्राम पे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है मुझे बता दो। सेविंग जीरो होती है। क्या होती है? सेविंग जीरो होती है। और कंजप्शन क्या होता है? इनकम के इक्वल होता है। हाँ बोलो ना। अच्छा, मुझे बताओ, जब इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आपको दिख रहा है मैं जो मार्क कर रहा हूं, दिख रहा है आपको ब्लू वाला? वापस से, अभी दिख रहा है मैं कहां पे मार्क कर रहा हूं? यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही डेटा में, एक ही डायग्राम में सेविंग दो जगह जीरो हो जाए? नहीं होगा ना ऐसा, एक ही जगह जीरो होगी ना। जब वो इस पॉइंट पे जीरो हो गई, हाँ बोलो ना, तो मेरे को जो सेविंग कर्व लेना है वो इसी पॉइंट से होके तो गुजारना होगा, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो वो सेविंग जीरो कहां पे होगी? एक्स एक्सिस पे होगी। कहां पे होगी? तो इसके बच्चों मेरे को एक परपेंडिकुलर डालना होगा नीचे 90 डिग्री पे। समझा क्या आपको? हाँ बोलो। देखो बच्चों, बात ये है कि सेविंग का कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ये तो आपको सबको समझ में आ रहा है ना। मैं सेविंग के कर्व को यहां से भी गुजार सकता हूं, मैं सेविंग के कर्व को यहां से भी गुजार सकता हूं, मैं सेविंग के कर्व को यहां से भी गुजार सकता हूं। मल्टीपल जगह है सेविंग के कर्व को गुजारने की, लेकिन कहीं से नहीं जाएगा। कहां से जाएगा? जहां पे वो मैंने ऊपर से परपेंडिकुलर डाला ना नीचे, सेविंग का कर्व वहीं से होके जाएगा। मेरे को इसका रीजन बता दो क्यों? क्योंकि सेविंग वहीं पे जीरो होगी, उस इनकम लेवल पे। इनकम लेवल भी वो होना चाहिए और उसी पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जब ब्रेक इवन पॉइंट वहां पे है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं नीचे लाइन डालूंगा तो वहीं से तो होके जाएगी। तो बच्चों, मेरे को सेविंग के कर्व को बनाने का एक लहजा होता है, और वो लहजा ये है कि हमें दो पॉइंट पता लगाने हैं। एक पॉइंट तो ये पता लगाना है कि वो कहां से स्टार्ट होगा। ये हम कभी, पता क्या होता है एग्जाम में ना, अगर समझो ना बाउंसर क्वेश्चन अगर देना है एग्जामिनर को और पेपर को टफ बनाना है, तो वो आपको ये बोलेगा कंजप्शन का कर्व दे दिया, क्या दे दिया, और इनकम की लाइन दे दी, ठीक है ना। वो आपको ये बोलेगा इससे आप सेविंग का कर्व ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। और बच्चे ये तो समझ पाते हैं कि चलो ठीक है, सेविंग का कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कितने गैप से स्टार्ट होना चाहिए। जितना गैप कंजप्शन ने ऊपर बनाया उतना ही गैप नीचे होना चाहिए, और फिर उसे कहीं से भी गुजार देते हैं, नहीं जाएगा कहीं से भी। जहां पे इनकम की लाइन कंजप्शन की लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक क्या डालेंगे? 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। और परपेंडिकुलर तो समझते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे, ठीक है ना। और फिर जिस पॉइंट को हमने मार्क किया है नेगेटिव एक्सिस पे, उस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन गुजारेंगे हम, जिस लाइन को हम बोलते हैं सेविंग की लाइन या सेविंग का कर्व। कोई डाउट है क्या? बना सकता हूं मैं यहाँ पे? चलो। अरे वाह, फर्स्ट हैंड में ही। ये है बच्चों सेविंग का कर्व। जितने भी अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाए, सारों के मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिए। एक चीज बताऊं आपको, एक चीज बताऊं आपको, ये वाला एरिया देखो, और एक ये वाला एरिया देखो। मुझे बताओ, ये एरिया से क्या समझ में आता है आपको? ये क्या है? डिस सेविंग है। क्या है? डिस सेविंग है। तो फिर भैया दो दो ऐसे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, मतलब अलग अलग एंगल से क्यों बता रहे हैं? बच्चों नीचे में तो केवल सेविंग के बेसिस पे बता रहे हैं, क्योंकि सेविंग का ही कर्व है, लेकिन वहां पे इनकम है और कंजप्शन है, तो उनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? सेविंग। और इनकम क्या हो रही है बच्चों? आपकी इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। इनकम की लाइन नीचे है ना ऊपर वाले बेसिस पे,
और जो कंजप्शन है, कंजप्शन ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो बीच में जो गैप बन रहा है वो किसका गैप है? सेविंग का। और सेविंग का गैप भी वो नेगेटिव में है, किसमें है? मतलब वो डिससेविंग हो रही है। क्या हो रही है? और देखो ये तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। वो देखो कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, उतने ही लेवल ऑफ इनकम पर दोनों एक, मतलब अगर मैं इनकम और कंजप्शन के बेसिस पे ब्रेक इवन को दिखाऊं या सेविंग के बेसिस पे ब्रेक इवन को दिखाऊं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहे हैं दोनों के दोनों पॉइंट, ठीक है ना। और जैसे ही मैं क्या कर जाऊंगा, ब्रेक इवन को क्रॉस कर जाऊंगा, तो ये वाला एरिया देखना, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया बनेगा, और एक ये वाला एरिया देखो, ये किसका एरिया है? सेविंग का एरिया है। बिकॉज बच्चों सेविंग पॉजिटिव में आ गई, किस में आ गई? नीचे वाले डायग्राम में। और ऊपर वाले में इनकम की लाइन ऊपर चली गई, यानी कि इनकम ज्यादा हो गई और कंजप्शन कम हो गया, तो सेविंग पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यस और नो? कोई डाउट हो तो बताओ आपको। ये कंप्लीट पिक्चर है। हालांकि मेरे को बताना था केवल सेविंग का कर्व या एग्रीगेट सप्लाई की लाइन बतानी थी, लेकिन अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको पढ़ाए वो सारे मैंने इस डायग्राम में कवर कर लिए। किसी को कुछ कहना सुनना हो तो अभी बता दो। हाँ जी भाई साहब, इधर से लेकर के और उधर तक किसी को कुछ कहना, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आगे चल सकता हूँ क्या मैं? ये बना लिया अपने डायग्राम? ये देखना, क्या ये वही डायग्राम है क्या? मुझे ये बताओ, इस डायग्राम में ऐसा क्या नहीं है जो मैंने वहां पे दिखाया लेकिन यहाँ पे नहीं है? कौन सा? इन्वेस्टमेंट का कर्व नहीं है बस, वहां पे मैंने एडिशनली क्या भी बना के दिखाया आपको? इन्वेस्टमेंट भी बना के दिखाया। बाकी तो सब चीज सेम है। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट बताना मेरे को कहाँ पे होगा इसमें? बी, ए और बी पॉइंट पे क्या है? ब्रेक इवन। ये दोनों क्या है, मतलब दोनों आ तो अलग अलग जगह रहे हैं, अलग अलग जगह मतलब वो तो आ रहे हैं इनकम और कंजप्शन को लेकर के, वो आ रहा है सेविंग को लेकर के, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है ना, क्योंकि आमने ऊपर नीचे ही तो है ना, वे कॉरस्पॉन्डिंग एक ही लेवल को तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इतने इनकम लेवल पर सेविंग क्या हो गई? जीरो। और यहाँ पे भी सेविंग क्या है? जीरो, बिकॉज कंजप्शन किसके इक्वल है? इनकम के इक्वल है। तो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ये है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, देखना। द स्लोप ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई लाइन इज अपवर्ड। एग्रीगेट सप्लाई, मैं टॉपिक क्या चल रहा है टॉपिक भी रिकॉल करा देता हूँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अभी सोचो ये कहां से आ गया, हालांकि हमने कल ही कर लिया था, कोई बात नहीं फिर भी। द स्लोप ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई लाइन इज अपवर्ड। जो स्लोप होता है किसका? मलिक साहब, जो स्लोप होता है एग्रीगेट सप्लाई लाइन का वो कैसा होता है? अपवर्ड होता है, मतलब अपवर्ड मूविंग ट्रेंड में होता है, ठीक है ना। शूटिंग फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से स्टार्ट होता है? क्यों होता है ओरिजिन से स्टार्ट? इनकम जीरो भी हो सकती है और होती है ना, फिर बढ़ना चालू होती है। इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, कितने के एंगल पे भाई? 45 डिग्री, बिकॉज इनकम कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है। ऑल्सो एएस एंड वाई लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। कह रहा है कि जो एएस की लाइन है वो ही वाई की लाइन है, वो ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? जैसे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे ना 10th क्लास के अंदर, कॉन्ग्रेंसी, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे सिमिलैरिटी, एक पढ़ते होंगे कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी में क्या फर्क होता है? ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेंसी में होता है बिल्कुल सेम। और आई थिंक इरफान सर के यहाँ कौन जाते थे? अच्छा, वो ऐसे समझाते हो कि देखो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने ये हाथ रख दिया, पीछे वाला नहीं दिख रहा, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। क्या हो गया? या हाथ में फर्क है। ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता। सिमिलैरिटी में ऐसा होता है कि जो बेसिकली जो फिगर होती है, फिगर के साइज में छोटा मतलब कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो होती वैसी है, सिमिलर होती है। सिमिलर में और सेम में फर्क होता है। सेम होती बिल्कुल वैसी, सिमिलर होते उसके जैसी, ठीक है ना। आगे, द पॉइंट ए एंड बी आर कंसिडर्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। अरे अभी तो देखा हमने डायग्राम में, ए पॉइंट और बी पॉइंट कौन से है? ब्रेक इवन पॉइंट है। एट दैट पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू जीरो।
उस पॉइंट पे सेविंग जीरो होती है, दैट इज एस इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दैट कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, दैट इज सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना। सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता है? एंड इट्स स्लोप इज अपवर्ड। इस बुलेट को पढ़ करके आप ना सेविंग का कर्व एग्जैक्टली नहीं बना सकते, है ना, बिकॉज इसमें उन दो पॉइंट की बात नहीं की जो हमने अभी डिस्कस किए थे। किन की बात नहीं की बताना? हाँ, और एक वो जो इंटरसेप्ट जितना पॉजिटिव एक्सिस पे बना है उतना इंटरसेप्ट। भाई नमन भैया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स की क्लास कम, ये मैथमेटिक्स की क्लास ज्यादा है। बच्चों क्या करें, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज होता है, इवन स्टैट्स का यूज होता है, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए। ठीक है ना। बहुत सारे जनरलाइजेशन, बहुत सारे थेसिस, बहुत सारे डेरिवेशन, जो इकोनॉमिक्स के जो फॉर्मुलेज होते हैं वो किसके बेसिस पे निकलते हैं? मैथमेटिक्स के और स्टैट्स के बेसिस पे निकलते हैं। ठीक है ना। आगे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, अभी अगला ही टॉपिक वो है। ठीक है। फिलहाल मेरे को ये बताओ कि सेविंग का कर्व कहां से स्टार्ट होता है? नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव साइड ऑफ कितना इंटरसेप्ट बनाएगा वो? जितना कंजप्शन ने पॉजिटिव पे बनाया है। और कहीं से भी जहां से मर्जी है वहां से गुजार दो ना उसे। जो ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर आया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डालना होगा और उस पॉइंट से होकर के गुजारनी पड़ेगी हमें लाइन, वो ही सेविंग की लाइन होगी। ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं बच्चों किसकी? कंजप्शन फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? बहुत सिंपल है यार। देखो इधर क्या लिखा है, चलो यहीं पे बता देता हूं। ऐसे लिखा है C इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में y लिखा है ना। अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको पढ़ेंगे कैसे पहले ये देख लो और फिर बताता हूँ ये होता क्या है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। और जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ तो कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नहीं आया तो मैं तो हूं ना फिर यहीं पे। कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कहने का मतलब ये है कि कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम के ऊपर। तो बच्चों इनकम का और कंजप्शन का हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं, इसी फंक्शनल रिलेशनशिप को बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? जो इनकम के बीच में और कंजप्शन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है इसी को बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। और उसको लिखते हैं हम C इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वो y, लेकिन उसको पढ़ेंगे कैसे हम? कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। समझा? चलो, कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप। ये कैसे रिलेशनशिप है? ठीक है ना। अदिति एक चैप्टर पढ़ेगी मैथमेटिक्स के अंदर, सेट थियरी। एक चैप्टर होता है सेट, है ना। तो सेट में आपने पढ़ा होगा यहाँ, मतलब ऐसे वहां पे ये तो पढ़ते हैं ना, इमेज बनाते हैं, है ना। अलग अलग पढ़ा है कि ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा? जब पढ़ोगे तो याद रखना, उसमें हम इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं, ऐसा करके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं दो तीन करके। तो वहां पे हम ना दो वेरिएबल के बीच में फंक्शंस बनाते हैं। एक चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना। 11th में आई थिंक होता है सेट थ्योरी और 12th में होता है एक चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो वहां पे कुछ करके ऐसा पढ़ोगे आप, बिल्कुल ऐसा नहीं, इस टाइप के सिमिलर मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप। इधर देखो बच्चों, कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप। ये क्या होती है? फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम, दैट इज C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी न्यूमेरिकल अब इस चैप्टर के होंगे और आगे के अगले वाले चैप्टर के भी न्यूमेरिकल, वो इस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। तुम्हें ये समझा तो मक्खन मलाई चैप्टर बिल्कुल, है ना। ऐसे भागेगा बिल्कुल, हल्का सा पुश करना तो ये बहुत आगे भागेगा चैप्टर। न्यूमेरिकल अभी देखना ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज रिक्वेस्ट करूंगा, कल इंस्ट्रक्शंस भी दे दूंगा। ठीक है ना। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको बराबर से समझ के चलना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप मेरे पास ऐसे हॉलो जैसे देखो कि भाई बता दे एक बार, फिर बता दे। ठीक है ना। बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अच्छे से समझ के चलना। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है हैबिट। क्या होता है? हैबिट। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम मतलब बच्चों जो हमारी कंज्यूम करने की हैबिट होती है ना, उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे कि एक देश के अंदर जो वहां पे जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनके कंजप्शन की हैबिट क्या है। ठीक है ना। तो दो तरह की हैबिट होती है। पहला,
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये वर्ड काफी दिनों के बाद आया है, बचपन में हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज आया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है? एडिशनल। ठीक है। दूसरा है बच्चों एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बोलते हैं एमपीसी और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बोलते हैं एपीसी। ठीक है ना, सिंपल। अच्छा भैया इतना ही भारी कॉन्सेप्ट था क्या है? नहीं, बहुत सिंपल है, बस आपको समझ के चलना है। इधर देखो बच्चों, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। इधर हम कंजप्शन ले लेते हैं और इधर लेते हैं इनकम। कंजप्शन का कर्व कैसा होता है मेरे को बताना, कहां से शुरू होएगा और अपवर्ड शूटिंग होगा। ये कंजप्शन का कर्व है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है? मान लिया हमारी इनकम 100 रुपए की थी। कितने की थी? 100 रुपए की थी। ठीक है ना। तो इससे मैं एक लाइन डालता हूं कंजप्शन लाइन पे, और बच्चों ये तो हमारी इनकम हो गई। जो ये वाला गैप, ये तो क्या हो गया? इनकम। और ये क्या हो गया? हमारा कंजप्शन, क्योंकि इतना कंजप्शन है। समझा ना? अच्छा, लेट सपोज बच्चों अब हमारी इनकम क्या हो गई? इनकम बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। बात समझ में आ रही? इनकम हमारी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। 100 से लेट सपोज 200 हो गई। कितनी हो गई? 200 हो गई। इससे एक लाइन हमने यहाँ पे डाली और ये कंजप्शन इधर यहाँ पे, ये इनकम और ये कंजप्शन। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इतनी बात समझ में आई आपको? जब भी मेरे को मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, 11th क्लास में भी आप माइक्रो में पढ़े होंगे, तो हमें 2 पॉइंट कंसीडर करने होते हैं। मान ली कितने पॉइंट कंसीडर करने होते हैं? 2। कितने पॉइंट कंसीडर करने होते हैं? जब 2 हमारे पास पॉइंट्स होंगे तभी तो हम एडिशनल निकाल सकते हैं ना। एक सिंगल पॉइंट के बेसिस पे हम एडिशनल निकाल सकते हैं नहीं? भाई मैं चेंज कब निकालूंगा? चेंज जब 2 पॉइंट होंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो मैं सब कुछ रब कर देता हूँ यहाँ से और आपको बहुत सिंपल तरीके से और समझाता हूँ। सुनो, अभी मैंने कुछ पॉइंट लिए थे यहाँ पे, ठीक है ना, और लेट सपोज वो पॉइंट एक यहाँ पे पड़ रहा था, ए पॉइंट था। मैंने वो इसलिए वहां से हटाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बड़ी सारी लाइनें आ जाएगी तो दिक्कत हो जाती है कई बार बच्चों को समझने में। जो मेन हमारा जो फोकस होता है ना, जैसे वो बोलते हैं ना कि देख भाई अर्जुन क्या दिख रहा है, तो अर्जुन बोलता है चिड़िया की आंख, लेकिन कई सारे हमारी क्लास में भीम भी है ना, तो जिन्हें इधर उधर का भी दिखता है। तो इसलिए वो सारी चीजें हटा करके अर्जुन को केवल हम सारे अर्जुन जितने भी हमारी क्लास के हैं उन्हें हम कहाँ पे फोकस कराना चाहते हैं? केवल पॉइंट पे, जो मुद्दे की बात है। ठीक है ना। एक ये है, एक बी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट को भी मैं उठा करके ऊपर लिख देता हूं। सुनो भाई बच्चों, जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया हूंगा तो इसको मैं डिपिक्ट करूंगा ऐसे। इधर से बच्चों एक लाइन ऐसे डालो और ऊपर से एक लाइन ऐसे डालो, सीधी लाइन होगी 90 डिग्री पे। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये वही लाइन है जो मैंने अभी मिटाई है। मैं जस्ट आपको ना कौन से वाले एरिया को फोकस कराना चाहता हूं, बस ये जो ट्राइंगल, बीच का जो ट्राइंगल बना है, केवल इस वाले एरिया को फोकस कराना चाहता हूं। नहीं समझ में आया तो मैं अभी वापस से लाइन बना के दिखाऊं आपको और उसमें बता देता हूं। आपको समझ में आता है? बनाने की जरूरत है? कुछ बच्चे कह रहे बना दे भाई बना दे। ये लाइन ये थी, ये लाइन ये थी, इधर ये लाइन ये थी और ये लाइन ये थी। अपने को कॉन्सेप्ट समझना है तो इस लाइन को आगे बढ़ाओ। अब देखो ये वाला एरिया देखो, ये फोकस करो, ये वही बन रहा है ना, वही एरिया। हाँ, अभी उसी की बात करेंगे। मुझे ये बताओ, ये जो ये वाला गैप है, जो हॉरिजॉन्टल वाला गैप है, केवल इस ट्राइंगल को फोकस करना। मैं ट्राइंगल को ड्रॉ कर देता हूं, ये वाले ट्राइंगल को।
केवल इस वाले ट्रायंगल को फोकस करना। जो बच्चों ये वाला गैप है, ये वाला गैप, इस वाले गैप को मैं क्या बोलूं? पहले तो ये बताओ मेरे को, ये गैप किस चीज का गैप है? वेरी गुड, किसका गैप है? इनकम का गैप है। और जो गैप, जो चेंज होता है, चेंज को अपन लोग किससे शो करते हैं? डेल्टा से। किससे शो करते हैं? डेल्टा से। 11th क्लास में पढ़ा हमने, जब इलास्टिसिटी निकाली थी हमने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हंस रहे हो बच्चे, कह रहे यार बचपन के जो जख्म है वे आप वापस से उन्हें, हाँ, ताजा मत किया करो ऐसे, मतलब कि उन्हें तुम परेशान हो जाते हैं हम। क्या मैं इसको डेल्टा वाई लिख सकता हूं? अच्छा, इतना तो चेंज हुआ है किसमें? इनकम में। लेकिन कंजप्शन में कितना चेंज हुआ? ये वाला गैप देख रहे हो आप, ये वाला गैप, ये वाला गैप किसका है? कंजप्शन का। क्या मैं इसे डेल्टा सी लिख सकता हूं? हाँ बोलो ना। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ मुझे, फॉर्मूला रटवाऊं या समझा दूं? मानने के तो तुम हो नहीं, ठीक है ना, तुम भी नहीं मानोगे, मैं भी नहीं मानूंगा। तुम ना भी बोल दोगे, मैं तब भी समझाऊंगा, ठीक है ना। और जब तुम समझाना शुरू कर ही चुके हो तो बीच में तो छोड़ोगे नहीं। अब अभी सुनो बच्चों, उसने वहां पे फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूले के बेसिस पे उसने उसकी एमपीसी की थ्योरी लिखी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की थ्योरी लिखी है उसने। उसने एमपीसी का फॉर्मूला लिखा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर मैं आपको ये बोल दूंगा ना, और कोई इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं, आप रट भी लोगे, लेकिन इसका मीनिंग समझ लो, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और नाम से ही डिफाइंड है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने एमपीसी, यानी कि इनकम के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ा, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ा। हमारी इनकम, हमारे देश की इनकम 100 रुपए से 200 रुपए हो गई। कितनी हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनकम में कितना चेंज हुआ मलिक साहब? वेरी गुड, 100 का चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ? कैसे निकाला आपने? न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। और उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? डेल्टा वाई बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डेल्टा वाई कैसे निकलेगा? न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। 100 का चेंज आया। जैसे ही मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ी, सारे बच्चों को पता है कि कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। कंजप्शन भी बढ़ा। मैंने अपना खर्चा, मैं पहले खर्चा कर रहा था कितना, लेट सपोज मैं खर्चा कर रहा था 120। कितना कर रहा था? 120। अभी मैं खर्चा करने लगा हूं 200 रुपए का। कितने का? तो मेरी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट मैंने खर्च कर दिया? वेरी गुड, बोलो। हाँ, मेरी इनकम कितने से बढ़ी? इनकम, इनकम 100 से बढ़ी। उस 100 रुपए में से एडिशनल मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए? 80। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने अपनी बढ़ी हुई इनकम का, इंक्रीज्ड इनकम का 80% पोर्शन किस में लगा दिया? कंजप्शन में लगा दिया। और बच्चों अगर मैं ऐसे ही करता हूं कि जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, मेरी क्या बढ़ती है? इनकम बढ़ती है, तो मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम का 80% पोर्शन किस में लगा देता हूं? कंजप्शन। मुझे कंजप्शन करना है, चाहे मेरे को लग्जरीज में करना हो, चाहे मेरे को अपनी नीड्स फुलफिल करनी हो, बॉन्ड्स करना, मेरे को वायातगिरी करनी हो, हवाबाजी करनी हो, कुछ भी, है ना। और ये मेरी हैबिट है, ये मेरी क्या है? मतलब बच्चों यहाँ पे ये जो मैंने परसेंटेज में बताया आपको कि मेरी 100 रुपए की जो मेरी बढ़ी हुई इनकम है, बढ़ी हुई इनकम का 80% पोर्शन मैंने किस पे कर दिया खर्च? कंजप्शन पे। ये तो परसेंटेज में था। किसमें था? अगर मेरे को एब्सोल्यूट नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो? एग्जैक्ट नंबर निकालना हो, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 0.8? 0.8 यानी कि 0.8 का मतलब क्या है? अगर मेरी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है तो मैं उसमें से 80 पैसे क्या कर देता हूं? यूज कर लेता हूं। मेरी बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन मैं कंजप्शन पे लगा देता हूं? यही क्या है? एमपीसी है। एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, यानी कि मेरी हैबिट क्या है। चलो अभी दूसरे तरीके से उल्टा पूछता हूं। मैं अगर ये बोल रहा हूं कि बच्चों मेरी एमपीसी 0.65 है, मेरी एमपीसी 0.65 है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम का, अपनी इनकम का नहीं, अपनी बढ़ी हुई इनकम का, बिकॉज मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मार्जिनल की बात कर रहा हूं। और मार्जिनल के लिए मेरे को 2 पॉइंट लेने होंगे, 2 पॉइंट यानी कि मेरी इनकम बढ़ी होगी, है ना, चेंज हुआ होगा। मेरे को चेंज बताना है कि मेरी इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शन मैंने कंजप्शन पे लगा दिया।
ठीक है ना। तो कितना आया वो 0.65 आया, कितना आया 0.65 का मतलब क्या है 65%। कितना परसेंट 65%। ठीक है ना। वापस से अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ती है, अगर मेरी इनकम कितने से बढ़ती है, तो इस 100 रुपए में से मैं बच्चों 80 रुपए खर्च कर देता हूं, बड़ी हुई इनकम में से, इंक्रीज इनकम में से। तो बताना मेरी हैबिट क्या है 0.8। मेरी प्रोपेंसिटी मतलब मार्जिनल एडिशनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है 0.8। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी बड़ी हुई इनकम का 80% पोर्शन खर्चे में लगा देता हूं, कंज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी एमपीसी 0.1 है, तो मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम का, यानी कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी तो मैं उस बढ़ी हुई 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर देता हूं। यस और नो। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी एमपीसी 0.95 है, कितनी है 95 है, तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन कि मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम का 95% पोर्शन क्या कर देता हूं, खर्च कर ठिकाने लगा देता हूं उसे। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, नंबर में खिलवाऊं बच्चों आपको। मैंने आपको 3 यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं। अगर मेरे केस में ये लगता है 0.1, मेरे केस में अगर मैं ये बोलूं मेरी मेरी वैसे हम देश की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार बस जस्ट मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये बोलूं कि मेरी एमपीसी क्या है 0.1 है, मैं किस टाइप का इंसान हूं आप मेरे बारे में बता सकते हो, रेज योर हैंड, डिस्क्लोज नहीं करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मैं यही समझना चाहता हूँ आपसे। वेरी गुड, मेरी एमपीसी वेरी गुड 0.1 है, तो मैं किस टाइप का इंसान हूँ आप मेरे बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हो। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैंने ये बोला बस मेरी एमपीसी 0.1 है। चलो आप बताओ तेजस्विनी। मैं क्या कर रहा हूँ, सेविंग ज्यादा कर रहा हूँ। और आप ये भी बोल सकते हो कि मैं, चलो चलो मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, एक सवाल और। आप बिल्कुल सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं क्या, मेरे मेरे नेचर के बारे में पता लगा पा रहे हो आप एमपीसी से। एक और सवाल पूछता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना, टाइम भी आपका हो चुका है बच्चों। अगर मेरी एमपीसी 0.99 है या 95 है, 0.99 या 0.95, कुछ भी ले लो दोनों में से, ठीक है ना, मैं किस टाइप का बंदा हूँ। रुको, चलो अच्छा, मम्मी की लैंग्वेज में मेरे को डांट लगानी, मेरी मम्मी मेरे को डांट लगा देती है कई बार, मैं ज्यादा खर्चा कर देता हूँ। हाँ, और बताओ, रिश्तेदारों को बताना है, अभी वो फीचर बताना है ना मेरे, तो बताओ ना। फ्यूचर में दिक्कत आएगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वो भी कुछ, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बन के तो देखो ना, माँ कैसे डांटती है एक बार बताओ ना। अरे रुको, देखो अदिति बता रही है, देखो अदिति को आज मौका। हाँ हाँ, पैसे तो पेट पे अभी तो कुछ कमा के नहीं देखे। हाँ, अभी तो बाप के टुकड़ों पे पल रहा है ना। जिस दिन अपने आप कमाना पड़ेगा ना, उस दिन पता पड़ेगा, ठीक है ना, कि कैसे कमाए जाते हैं पैसे। ये है नवाबजादे, ये है शहजादे, ठीक है ना। ये तो पता नहीं कहां से आ रही है इनकम, बस खर्च किए जा रहे हैं, खर्च करना है पैसा। हाँ बोलो ना। अरे वाह बच्चों, क्या एक नंबर से आपने यार मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया। और आज अपनी कुछ लोगों ने तो अपनी भड़ास भी निकाल ली। कह रहे वैसे तो मौका मिलता नहीं है, लेकिन आज ही जो कुछ कहना है आज ही कह दो, लगे यार। ठीक है, आई होप बच्चों आपको एमपीसी समझ में आया होगा। ध्यान से सुनो, लेकिन सुनो, इतना ही करना है। एक बार ये देखना, सुनो रे, अरे बच्चों इधर देख लो यार, बस एक लाइन पढ़ा रहा हूं, सुनो। एमपीसी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, एमपीसी रेफर्स टू द रेशियो, ये रेशियो होता है किसका, चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। चेंज इन टोटल इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है। और इसने तो देखो इंग्लिश में लिख दिया, और इंग्लिश में भी किसको लिखा है, ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा ना, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, इसी की इंग्लिश लिख दी उसने, है ना। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है। मतलब वो तो अभी अपन लोगों ने भी समझा ना कि इसका मतलब क्या है, कि हम एमपीसी का मतलब है अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट खर्च कर देते हैं।
और अगर मेरी बच्चों एमपीसी हमेशा वही 0.95 रहती है, तो तुम्हें समझेगा कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे को क्या लगाती होगी, डांट लगाती होगी। ठीक है ना, इन अलाइक। और ये मेरी हैबिट है, ये मतलब सचमुच में नहीं, मतलब ऐसा प्रोपेंसिटी समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? और अगर मैं बोलूं मेरी एमपीसी वो है 0.01, तो बताना क्या बोलोगे अभी? भैया इतने लालची हो, इतने कंजूस बिल्कुल। और हाँ, और अभी पता क्या है ना, अभी मेरे को ना, सुनो ना, अभी मेरे को एक बात समझ में आती है। हाँ, पैसा होने के बावजूद भी क्या नहीं करते, खर्च करते। आपकी इन बातों से मेरे को एक बात समझ में आती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोगों का काम है कहना। ठीक है ना, तुम अच्छा भी करोगे, मतलब पैसा सेव भी कर रहे हो, तो देखो वर्ड देखो कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है ना। और अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो कह रहे हैं, हाँ तेरे बाप ने कमा के दिए, पैसे तो पेड़ पे लग रहे हैं। तो भाई बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ठीक है ना। आई होप आपको समझा होगा कॉन्सेप्ट। MPC is equal to change in consumption upon change in income, or we can say that it is a ratio of change in consumption to the change in income. That is finally MPC is equal to delta C upon delta Y. Delta C कैसे फाइंड आउट करोगे आप? न्यू कंजप्शन माइनस ओल्ड कंजप्शन। डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे आप? न्यू इनकम माइनस ओल्ड। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल।